डॉक्टर अरुंधति मुरलीधरन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अम्बरीश जी और राधिका जी ने बताया, हम एक्चुअली एक डिलेमे हैं। एक तरफ से एक सबसे बड़ी हमारी चल रही है और उसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पर इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन में मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और हमें एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ रहा है कि हमें स्कूल्स को रीओपन करना चाहिए, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स, ताकि जिन बच्चों के पास एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू डिजिटल मींस ऑफ कम्युनिकेशन विद टीचर्स, ये सब नहीं है, वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। पर जब हम सोचते हैं कि स्कूल्स को हमें खोलना है, तो हमें ये भी सोचना है कि हम अपने बच्चों को, स्कूल के टीचर, स्कूल स्टाफ को हम सुरक्षित और हेल्दी कैसे रख सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 हमारे साथ अभी एटलीस्ट 1 to 2 years रहेगा। तो हमें अपने स्कूल्स को एक सेफ, हेल्दी और कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हमें बनाना है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इस प्रेजेंटेशन में मैं आपके सामने जो अभी का स्टेटस है और कुछ सवाल जो हमें, जिसके ऊपर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए, वो मैं आपके सामने रखूंगी। जैसे अम्बरीश जी ने बताया है, हमारे पास 1.5 मिलियन प्लस स्कूल्स है इंडिया में और 260 प्लस मिलियन चिल्ड्रन स्कूल जा रहे हैं। यदि हम SDGs देखते हैं तो एजुकेशन और बाकी जो SDGs, हेल्थ, न्यूट्रिशन और जो SDG 6 है, एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें एक्चुअली बहुत गहरी इंपॉर्टेंट लिंक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब हम किसी टारगेट या जो गोल्स की तरफ जो हमें चलना है, ये हम अकेले नहीं चल सकते हैं। ये हमें देखना है कि बाकी सेक्टर्स में हमें क्या काम करना चाहिए ताकि हम ये राइट टू एजुकेशन जो है, जो हम बच्चों को देना चाहते हैं, दैट इज फुलफिल्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। तो हमें वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन पर इतना ध्यान देना चाहिए। एक जो है कि यदि स्कूल्स में वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन फैसिलिटीज हैं और बच्चों को हाइजीन एजुकेशन दिया जाता है, इट क्रिएट्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो अ बेटर एनवायरनमेंट जहां बच्चे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। पता है, हमारा जो हेल्थ डेटा आती है कि इंडिया में बच्चों में, छोटे बच्चों में और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में इंसिडेंस ऑफ डायरिया और अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काफी ज्यादा है, इनफैक्ट इन द होल वर्ल्ड। और यदि बच्चों को घर पे, कम्युनिटी में और स्कूल्स में यदि उनके पास वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन फैसिलिटीज हैं, तो डायरिया और अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मात्रा जो है कम हो सकता है। तो वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। ये भी हमने देखा है कि जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो वो स्कूल डेज मिस करते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं, और खास करके गर्ल चिल्ड्रन प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बीच में उनका काफी ड्रॉप आउट होता है। हमने ये भी सुना है कि जो बच्चे, जिन बच्चों में डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, और रिसर्च और हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ने ये दिखाया है कि जब वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन फैसिलिटीज हैं स्कूल में, तो एब्सेंटीज्म और स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। ये भी है कि हमारे पास, जैसे राधिका जी ने बताया, कि देयर आर सम वल्नरेबल ग्रुप्स, बच्चे है, जो है जो स्कूल जा रही है, ये एक वल्नरेबल ग्रुप है। और जो बच्चे SC ST कम्युनिटीज के हैं, बाकी जो बैकवर्ड कम्युनिटीज के हैं, जिन बच्चों की फिजिकल और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज है, इनके बारे में भी हमें सोचना। हमने ये देखा है कि इंडिया में एक्चुअली हमारी काफी कमिटमेंट रही है टुवर्ड्स एजुकेशन। में एक्चुअली ये चाहे राइट टू एजुकेशन एक्ट देखें, एक्चुअली ये लिखा गया है कि बच्चों को एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट उनके लिए बनाना बहुत जरूरी है। और इसमें उनके लिए बैरियर फ्री एक्सेस, सेपरेट टॉयलेट्स टू गर्ल्स एंड बॉयज, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ
एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, ये सब स्पेसिफाई किया है। तो ये हमारे लिए एक्चुअली एक नया मुद्दा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन देना नहीं है, पर बच्चों के लिए एक हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट भी हमें क्रिएट करना है। हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ कमिटमेंट के लेवल पे नहीं हुआ है, पर जो भी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज आए हैं हमारे देश में, इस सब में वाटर सैनिटेशन हाइजीन लिखा गया है। सर्व शिक्षा अभियान में है, मिड डे मील स्कीम में है, RMSA में है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी इसका मेंशन किया गया है। हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, इसमें थोड़ा कम ध्यान दिया है इसमें, पर फिर भी यहाँ यहाँ बोल्ड में एम्फेसिस दिया गया है। और इसमें मैं एक और पॉइंट जोड़ देंगी कि एजुकेशन पॉलिसी में ये कंसिडरेशन भी आया है कि चाहे शायद से ये जो हमारा प्री स्कूल एजुकेशन है, जो अभी इस वक्त आंगनबाड़ी के थ्रू जारी है, ये भी अभी फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम के नीचे आएगा। एंड दिस बिकम्स वेरी क्रिटिकल, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं 0 to 6 years इज अ वेरी क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड बच्चों के लिए। और यदि 3 से 6 साल के बच्चे अभी स्कूल सिस्टम में आ जाएंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फिगर आउट कि उनके लिए एक सेफ और हेल्थ प्रमोटिंग एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें भी वॉश का रोल होता है। 2014 में हमारा स्वच्छ भारत मिशन आया, और इसमें एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस टू गेन अटेंशन फॉर वॉश हैज बीन स्कूल्स। सो स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय गाइडलाइंस हमारे सामने आए थे 2015 में, और इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मिनिमम पैकेज ऑफ वॉश सर्विसेज उन्होंने एम्फसाइज किया है। पर उन्होंने कुछ इसको, ये एजेंडा को थोड़ा और आगे लिया है। ना सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ सैनिटेशन एंड सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एंड हैंड वॉशिंग के ऊपर ध्यान दिया है, पर इसमें और इम्पोर्टेंट चीजें भी उन्होंने जोड़ दिया है। एक जो है कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज सर्विसेज इज वेरी क्रिटिकल, ताकि ये लंबे समय तक सस्टेनेबल रहे, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ टीचर्स, ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंश्योरिंग हाइजीन प्रमोशन। तो उन्होंने एक्चुअली एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हमें दिया गया है, और इसके साथ साथ कुछ स्टैंडर्ड्स भी हमारे सामने रखा है। तो यहाँ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, मैं बहुत जल्दी से यहाँ जाऊंगी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप इन माइंड, खास करके अभी जब हम स्कूल्स को रीओपन करने की सोच रहे हैं। So for sanitation, very importantly, कि सेपरेट टॉयलेट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होना चाहिए, और उन टॉयलेट्स में हैंड वॉशिंग पॉइंट भी होना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड या नॉर्म रखा गया है कि 1 यूनिट फॉर 40 बॉयज या 40 गर्ल्स, एंड इस यूनिट में वी आर लुकिंग एट 1 टॉयलेट एंड 3 यूरिनल्स, क्योंकि खास करके हम देखते हैं वाटरएड का ये एक्सपीरियंस रहा है, एंड डॉक्टर सीताराम और डॉक्टर प्रतिभा भी इस पे ऐड कर सकते हैं कि बच्चे टेंड टू यूज यूरिनल्स मोर फॉर यूरिनेशन। तो बॉयज एंड गर्ल्स टॉयलेट में 3 यूरिनल्स प्लस 1 टॉयलेट दैट दे कैन यूज फॉर डेफिकेशन पर्पसेस, तो ये जरूरी होना है। पर स्टैंडर्ड में ये भी लिखा है कि जो गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स जिनकी जो मेंसेस होती हैं, माहवारी होती हैं, उनके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए, सेफ प्राइवेट स्पेस फॉर चेंजिंग, सफिशिएंट वाटर होनी चाहिए सो दैट दे कैन change and wash themselves, wash cloth pads, as well as disposable facilities for used menstrual hygiene products. इसके साथ साथ वाटर के ऊपर भी ध्यान दिया है कि हर टॉयलेट ब्लॉक में पानी होना चाहिए फॉर वॉशिंग, and there should also be sufficient water for drinking, and have at least एक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स जो स्कूल के अंदर हो, बाहर नहीं। तो बच्चों को कहीं बाहर जाके हैंडपंप से नहीं लेके आना चाहिए, वो जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो स्कूल के अंदर होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके अभी कोविड टाइम्स पे, कि हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज जिसमें पानी और सोप उपलब्ध है ये होना चाहिए, और एक फैसिलिटी शुड सर्व 10 चिल्ड्रन। तो ये भी हम देख सकते हैं कि यदि एक स्कूल में 100 या 200 बच्चे जाते हैं तो कितने हैंड वॉशिंग पॉइंट्स होनी चाहिए।
ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस मतलब जो भी मटेरियल्स हमें यूज करना है, क्लीनिंग सप्लाईज, सोप, रिपेयर और मेंटेनेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, जो फंड एलोकेशंस चाहिए, जो शेड्यूल होना चाहिए रेगुलर क्लीनिंग, रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, यहाँ ये सब डिटेल में लिखा गया है स्वच्छ विद्यालय गाइडलाइंस में। और वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी स्वच्छता की तो तरफ आदत नहीं होती है, हमें बिहेवियर चेंज भी लाना है। तो हम अपने टीचर्स को, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं और हाइजीन प्रमोशन हम स्कूल्स में कैसे कर सकते हैं, एंड अ पार्ट ऑफ रूटीन करिकुलम हम इस कैसे बना सकते हैं। बट ये सवाल हमारे सामने है कि क्या हम इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। ये फोटोग्राफ एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक स्कूल में लिया गया है लास्ट ईयर के अक्टूबर का पिक्चर है, और ये स्कूल एक मेजर स्टेट की कैपिटल सिटी से 1 घंटा दूर ही है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यस, एफर्ट्स हैव बीन मेड कि ठीक है, ये एक्चुअली टॉयलेट ब्लॉक के एकदम बाहर ये हैंड वॉशिंग सिंक है, पर पानी का कुछ कनेक्शन नहीं है। उन्होंने हैंड वॉशिंग का स्टेप्स का फोटोग्राफ जरूर बनाया है, पर यदि पानी नहीं है, सोप नहीं है, तो हम अपने हाथ कैसे धोएंगे। तो यस, हमने काफी प्रोग्रेस तो किया है, पर अभी हमारे सामने एक्चुअली काफी कुछ काम रहा है करने के लिए। तो हम डेटा की तरफ हम थोड़ी जाते हैं। मैं यहाँ एक्चुअली कुछ डेटा पॉइंट आपके सामने रख रही हूँ, और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डेटा सोर्सेस से। तो जो सबसे हल्का पर्पल लाइन है, ये एक्चुअली डाइस डेटा की है 2017 की। जो नेक्स्ट वाला बार ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 जो प्रथम करती हैं, वहाँ की डेटा है। उसके बाद ये नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने लास्ट ईयर किया है, वो उसका डेटा है। एंड लास्ट जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम WHO और यूनिसेफ की तरफ से जो हमारे सामने रख रहे हैं, वो वाला डेटा है। और यहाँ आप देख रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कवरेज हमारे स्कूल्स में थोड़ा वेरिएशन है। ड्रिंकिंग वाटर में वी आर सीइंग अराउंड 70% कवरेज ऑन एवरेज है। सैनिटेशन में बाकी सर्वेज हमें 70 to 80% कवरेज दिखा रही है। नर्स हमें काफी अच्छी कवरेज दिखा रही है, ऑलमोस्ट 98+%। पर जो फंक्शनैलिटी की बात आती है, यहाँ हम कुछ गैप्स देख रहे हैं। और वेरी वरीइंगली, पानी एटलीस्ट 70-75% स्कूल्स में है, सैनिटेशन एटलीस्ट 70-75% स्कूल्स में है, पर जो हाइजीन की जो फैसिलिटीज हैं, ये एक्चुअली दिखा रही है कि जो हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज हैं, फंक्शनल हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज जहाँ पानी भी है, सोप भी है, ये एक्चुअली बहुत कम है हमारे स्कूल्स में। तो हमारे सामने कुछ इम्पोर्टेंट मतलब सवाल हमें अपने आप को पूछना है कि पानी है, पर इज इट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, एंड क्या इसकी क्वालिटी भी ठीक है। यदि हम हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज के बारे में कि ये भी सोचना है कि हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, पर पानी और सोप भी होना चाहिए। एंड सबसे बड़ी इशू आई थिंक इन फ्रंट ऑफ अस कि क्या ये फैसिलिटीज जो हैं इंक्लूसिव हैं एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। जैसे राधिका जी ने बताया, गर्ल्स, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल होम्स, क्या उनके लिए एक्सेसिबल है क्या। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि हमें स्वच्छ विद्यालय गाइडलाइंस ने ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के बारे में उसके ऊपर ध्यान दिया है, हमें ये भी देखना है कि इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगा सकते हैं, ये काफी आसान हो सकता है, पर इसका मेंटेन करना ताकि वो बच्चों को ये बेनिफिट कंटिन्यूअसली मिले, ये एक्चुअली काफी चैलेंजिंग होता है। एंड लास्टली कि हाइजीन प्रमोशन करना स्कूल्स में, ताकि बच्चे टॉयलेट का इस्तेमाल करें, पानी को ठीक से हैंडल करें, अपना हाथ धोएं खाना खाने से पहले और शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद, ये बहुत जरूरी है। कोविड-19 के बारे में तो कोविड-19 जब आया था तो कुछ चीजें एक्चुअली हम
इट वाज वी रिस्पॉन्डेड इन इमरजेंसी फैशन, क्योंकि सडनली हमें लगा कि बहुत सारे लोग अफेक्ट हो सकते हैं। पर अभी हम कुछ महीने से हम और गहरी तरीके से हम समझ रहे हैं कि ये बीमारी कैसी फैलती है, इसकी सिम्टम्स कैसे हो सकती है, इसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे होती है। तो इसलिए हमें जब बच्चे स्कूल वापस जाएंगे, हमें और ध्यान रखनी होगी कि हम अपने बच्चों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, पर ये बाकी जो कोरोना वायरसेस है ये इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स एंड जो रैपिड तरीके से ये स्प्रेड होती है, ये बाकी कोरोना वायरसेस इतनी रैपिडली स्प्रेड नहीं होती है। ये भी ध्यान में हमें रखना है कि कोविड-19 स्प्रेड्स इन 2 वेज। एक जो है कि रेस्पिरेटरी रूट, जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, और कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन कि हमारे हाथों में वायरस है जो इन्फेक्टेड हैं और हम चीजों को छूते हैं और वहां से ये कॉन्टैक्ट रूट से बाकी लोगों को भी हो सकता है। स्कूल्स ऐसी जगह है जहां बच्चे मतलब क्लोज क्वार्टर्स में रहते हैं, लॉट्स ऑफ कॉमन सर्फेसेस, कॉमन ऑब्जेक्ट्स को वो छूते हैं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, टेबल हो, चेयर्स हो, टॉयलेट्स हो, जहां वो अपना मिड डे मील खाते हैं उस जगह हो। सो वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वायरस स्प्रेड। ये भी हमें पता है कि बहुत सारे स्कूल्स काफी स्टेट्स में, उड़ीसा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, बाकी स्टेट्स में, दे हैव सर्व्ड एज क्वारंटाइन फैसिलिटीज, खास करके जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीनों में। तो there is a risk of schools being hotspots for infections, और इसको हमें ध्यान में रखना है। And ensuring wash facilities in schools can help us cut these routes of transmission. तो schools में हमें हैंड वॉशिंग विद सोप प्रमोट करना है। वी मस्ट प्रमोट कि ये जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है, चाहे ये मास्क यूज है एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ हाइजीन, की जब हम छींकते हैं, खांसते हैं तो क्या करना चाहिए बच्चों को, ये प्रमोट करना बच्चों में और बाकी जो स्कूल स्टाफ में। इंश्योरिंग कि कॉमन सर्फेसेस स्कूल्स में इनका रेगुलर डेली एंड मल्टीपल टाइम्स अ डे का क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन हो। एंड क्योंकि स्कूल्स में मील सर्व होते हैं, तो हाउ कैन वी इंश्योर कि जो भी मील्स होते हैं उनके सेफ्टी प्रिकॉशन से इनका प्रिपरेशन होता है, सर्विंग होता है। ये भी, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। एंड ऑफ कोर्स हाइजीन प्रमोशन। हमारा एसेंशियल आस्क क्या होना चाहिए? द वेरी बेसिक मिनिमम। ये इंडिकेटर्स जो है ये हमारे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में इंक्लूड किए गए हैं, इसमें प्रतिभा जी और बता सकते हैं। बट एट द वेरी बेसिक मिनिमम हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे स्कूल्स में वी मस्ट हैव एक्सेस टू सेफ रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर, एंड टॉयलेट के लिए पानी होना चाहिए ताकि फ्लशिंग और साफ सफाई हो सकती है। टॉयलेट्स में सेपरेट फंक्शनल टॉयलेट्स होना चाहिए फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, सेपरेट यूरिनल्स होना चाहिए फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एंड एक टॉयलेट फैसिलिटी जो फंक्शनल है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज वेल एज टीचिंग स्टाफ एंड अदर स्कूल स्टाफ। हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज जहां टॉयलेट्स है उसके पास होना चाहिए, और जहां मील्स, मिड डे मील सर्व होते हैं वहां भी होना चाहिए। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए भी इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि सेफ डिस्पोजल ऑफ लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट कैसे हो सकता है, एंड स्कूल का रेगुलर क्लीनिंग मेंटेनेंस, इसमें हमें डिसइंफेक्शन भी जोड़ना है, ये कैसे हो सकता है। एंड हम अपने स्कूल स्टाफ का कैपेसिटी बिल्डिंग और हाइजीन प्रमोशन कोविड लेंस से हम कैसे कर सकते हैं। ये अंजलि जी इसके ऊपर और ध्यान देगी जब वो बताएंगी, पर कुछ स्पेशल ग्रुप्स है जिनके ऊपर हमें और अटेंशन देना है। हमें पता है कि चाहे प्राइमरी स्कूल अभी कुछ महीनों तक खुलेगी नहीं, पर जब खुलेगी तो छोटे बच्चे जो हैं, जो 6-10 इयर्स के हैं, इनको थोड़ा और प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर वल्नरेबल टू लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। सेकेंडली, कुछ बच्चे होते हैं जिनके प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस होते हैं, चाहे एस्थमा हो या बाकी हेल्थ कंडीशंस, और ये भी एक्चुअली कोविड के लिए ये एक
थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बनता है। फीमेल स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके ऊपर ध्यान देना है ताकि उनका एब्सेंटीज्म, ड्रॉप आउट रेट्स नहीं होता। हमें पता है कि बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाती हैं, तो क्योंकि जैसे कि वो वाटर कलेक्शन के लिए जाती हैं, उससे उनका रिस्क बढ़ सकता है। बाकी हाउस होल्ड चोर्स के लिए बाहर भी जा सकती हैं, इससे उनकी कोविड का रिस्क बढ़ सकता है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर प्रोटेक्टिंग दीज चिल्ड्रन एंड नॉट क्रिएटिंग एडिशनल रिस्क इन स्कूल एज वेल। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इनके ऊपर ध्यान, एंड खास करके ये भी इशू हमारे सामने आ सकता है कि बच्चे, स्कूल स्टाफ, टीचर्स, ऐसे हो सकता है कि किसी को कोविड हुआ है या होता है जब स्कूल खुल जाती हैं, तो उनके ऊपर उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो हाउ कैन वी क्रिएट ए मोर एक्सेप्टिंग एंड अ पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट जिनके फैमिलीज में जिनको खुद कोविड हुआ है या हो सकता है स्कूल्स रीओपन के। मैं एक्चुअली हाइजीन प्रमोशन के ऊपर थोड़ा और बताना चाहती हूँ। हम एक्चुअली इसके ऊपर थोड़ा कम एम्फसाइज करते हैं, पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट थिंकिंग कि हम सिंपल, इफेक्टिव, एंगेजिंग वेज में हम अपने बच्चों को हाइजीन प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। एंड आई हैव लिस्टेड ऑल दीज हाइजीन बिहेवियर्स, बट हम अलग अलग इंटरेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। अवेयरनेस सेशंस कर सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं, सेलिब्रेटिंग स्पेशल डेज, जैसे अक्टूबर 15 को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे आती है, तो वहां हम हैंड वॉशिंग के ऊपर ज्यादा जोर दे सकते हैं। वाटर एड इंडिया, हम अपने स्टेट्स में एक बैक टू स्कूल कैंपेन करने हैं, जिसमें हम इंटरैक्टिव मीडियम से हम बच्चों के साथ और स्कूल टीचर्स और स्टाफ के साथ और पेरेंट्स के साथ हम एक कैंपेन चलाने वाले हैं इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, जो हम ज्यादातर प्रिपेयर्डनेस फॉर गोइंग बैक टू स्कूल्स एंड जो प्रिकॉशनरी हाइजीन मेजर्स हमें लेना चाहिए उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो यदि किसी को इसके ऊपर और जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क करिए। I also just want to talk little about the institutional arrangements. हम बता सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हाइजीन प्रमोशन होना चाहिए, पर ये हम कैसे कर सकते हैं। I've listed a lot here. I won't go into it detail. हमारे स्पीकर्स जो हैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी करेंगे, but we need to take action to make sure कि जो भी प्लान्स हमें करना है स्कूल्स को रेडी करने के लिए, दिस हैज टू बी डन एट सेवरल लेवल्स। नेशनल लेवल पे ऑलरेडी एक एसओपी बन रही है फॉर स्कूल रीओपनिंग, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे स्टेट्स में एजुकेशन डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट्स जिसके अंदर कुछ भी एजुकेशनल फैसिलिटीज आती है, जैसे कि ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कुछ स्टेट्स में आश्रमशाला होती हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि स्टेट्स आर ऑल्सो इशूइंग गाइडेंस, इशूइंग डिटेल्ड गाइडलाइंस and ensuring some kind of budgetary allocations and support to improve wash facilities in a quick manner. तो ये होना चाहिए। Districts हमें पता है they play a very important role in taking action forward to district collectors, CEOs. ये इनको अभी से सोचना है कि क्या उनको कुछ rapid assessments करना चाहिए wash facilities का, all the schools that come under the jurisdiction, ताकि हमें पता है कहाँ gaps है, क्या immediately हम fix कर सकते हैं। उनको capacity building sessions अभी से शुरू करना चाहिए with school administration and teachers to prepare for schools reopening in various aspects of which wash needs to be a part. We need to see कि budgets हम कहाँ से ले सकते हैं और immediate जो important improvements है, hand washing facilities जो हमें डालना है, ये हम कैसे कर सकते हैं, and can they play a part and a role in supportive supervision to ensure कि जब schools खुल जाएं तो हमें regularly monitoring करनी चाहिए कि the basic infrastructure, basic support services ये है कि नहीं। ग्राम पंचायत of course can play a very big important role कि जो भी schools के jurisdiction में आता है, they can help schools take action। वो actually masons और बाकी जो resources को mobilize करना है to quickly fix infrastructure, ये कर सकते हैं। बहुत सारे ग्राम पंचायत actually काफी active रहे हैं to make hand washing infrastructure available in villages, in GPs, तो वो schools में भी अपना attention दे सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्कूल्स में डायरेक्ट एक्शन हो सकता है। इसमें सिविल सोसाइटी की भी रोल हो सकती है, और ये रोल ये हो सकते हैं कि हमारे पास कुछ इंसाइट्स हैं कि हाइजीन प्रमोशन मटेरियल्स, बिहेवियर चेंज मटेरियल, कैंपेन मटेरियल्स, ये सब हमारे पास होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनिसेफ
यूनिसेफ, वाटर एड और बाकी सब, हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशंस ये भी हैं और गाइडलाइंस ऑन हाउ टू डू दिस ये भी हम दे सकते हैं। बट कुछ सवाल, क्योंकि हमारे पास एक बहुत एस्टीम्ड पैनल है जो पॉलिसी और प्रोग्राम्स और राइट्स के हिसाब से काम करते हैं, तो वीड लाइक यू टू फोकस की ऑन कि व्हाट स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको हम ऑपरेशनल कैसे कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स बनाना एक चीज होता है और उसको मतलब एक्चुअल करना ये हमारे सामने ये चैलेंज है जो डेटा दिखा रही है। ये भी हमें सोचना है कि हाउ कैन वी मेक श्योर कि जो भी फैसिलिटीज हैं हमारे पास ये इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ ऑल आवर चिल्ड्रन, ये कैसे हो सकती है। हाइजीन प्रमोशन हम इफेक्टिवली और लो कॉस्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। जो हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ये गैप फिल करना होगा अभी, ये लो कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस कैसे हो सकता है। हाउ कैन वी सपोर्ट एंड बिल्ड our institutional mechanisms for doing this? How can we allocate funds for doing this? How can we build the capacity of various decision makers at various levels to be able to do this? तो ये points मैं आपके सामने रख रही हूँ और इससे मैं राधिका जी को वापस माइक दे देती हूँ, मैं अपने आप को म्यूट कर लेती हूँ, and I look forward to hearing the rest of the discussion. Thank you. Thank you very much, Arundhati, and ये जो लाल लकीरें आपके उसमें आई है, they are almost symbolic. Whoever is doing it, it's almost like a child telling us, hurry up, I want to go back to school. Thank you for pointing out to us that, you know, we already do have a comprehensive frameworks, we have wonderful guidelines, we have a law, the RTE Act, that gives us certain standards to go by in our schools, but a lot has changed and we are in the middle of this crisis, and which has brought forth the importance of WASH in a very, very big way. So the question in front of us, हमारे सामने जो प्रश्न है वो है कि जो गाइडलाइंस हैं हमारे पास, जो चीजें हैं हमारे पास, क्या ये अभी adequate हैं? Do we need to change them? Do we need to do something? And how do we operationalize? This is something that you have asked again and again as the focus of today's webinar.